IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक एस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी और एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन आंसर हम लोग करा रहे हैं। ये क्लास 7 एनसीईआरटी ओल्ड और न्यू इंडियन ज्योग्राफी एनसीईआरटी है और ये क्वेश्चन बीपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीएससी तीनों में पूछे जा सकते हैं। तो एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन भी हम लोग साथ में करते चलेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट पर सारी एनसीईआरटी बिल्कुल मुफ्त देख सकते हैं और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी हम लोग साथ में करते चल रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, जब द्रवित मैग्मा का मतलब होता है द्रव अवस्था में मैग्मा ठंडा होकर के ठोस हो जाता है, तब इस प्रकार के बने सेल को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इस प्रकार के सेल को आग्नेय सेल कहते हैं, याद रखना। ठीक है, तो ये आग्नेय चट्टान बनती कैसे है? मान लीजिए ये दो प्लेटें हैं, जो दो प्लेटें आपस में टकराती है तो नीचे का मैग्मा जो है नीचे से निकल करके आके ऊपर फैल जाता है, और जो मैग्मा नीचे से ऊपर फैलता है तो उसको कहा जाता है लावा। ठीक है, और जो नीचे रहता है उसको कहते हैं मैग्मा कहते हैं। तो लावा जल्दी ठंडा होगा क्योंकि ऊपर वायुमंडल होता है, तो लावा के ठंडा होने से चट्टान बनती है बेसाल्ट चट्टान बनती है, और मैग्मा देश से ठंडा होता है तो इससे ग्रेनाइट चट्टान बनती है, ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट बहुत कठोर चट्टान होती है जबकि मुलायम बेसाल्ट चट्टान होती है। और दोनों चट्टानें किसका उदाहरण है? तो दोनों चट्टानें आग्नेय सेल का उदाहरण है जो मैग्मा के ठंडा होने से बनता है। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका अवसादी सेलों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर अध्ययन कीजिए तथा उनमें असत्य कथनों की पहचान कीजिए। यहाँ असत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, पहला है अवसादी सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल अवसादों के निक्षेप से हुआ है। बिल्कुल सही है। सेलें जब लगातार टूट करके जमा होती हैं तो उससे परतदार चट्टान बनती है, और परतदार चट्टान को ही जो है अवसादी चट्टान कहते हैं। यह सेल अत्यधिक कठोर होती है, नहीं, यह सेल अत्यधिक मुलायम होती है, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। पृथ्वी पर अवसादी सेल का विस्तार कम पाया जाता है, बिल्कुल गलत। पृथ्वी पर अवसादी सेल का विस्तार सबसे ज्यादा पाया जाता है, लगभग 80%। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 2 और 3 दोनों गलत हो जाएगा। यहाँ असत्य पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च ताप और दाब के कारण निम्न में से कौन सी कायांतित सेल में परिवर्तन हो सकती है? ठीक है, तो आग्नेय सेलों में और अवसादी सेलों में। आग्नेय और अवसादी सेल कोई भी होगी, अगर वहाँ अधिक तापमान होगा, अधिक दाब हो जाएगा तो वो बदल जाएगी किसमें? कायांतित सेल में। जैसे मान लीजिए आग्नेय सेल है ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट जब अधिक तापमान अधिक दाब होगा तो वो नीस में बदल जाएगा, और जो अवसादी सेल होगा चूना पत्थर जैसे है तो वो संगमरमर बदल जाएगा, उसे हम कहते हैं कायांतित सेल कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट आपका, नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी इस मार्ग को क्या कहा जाता है? तो इसे विसर्प कहते हैं। नदी विसर्प आकार में ऐसे बहती है। तो जब नदी विसर्प आकार में बहती है तो इसको कहते हैं नदी का विसर्प। और ये नदी कहाँ बहती है? तो मैदानी इलाकों में बहती है। तो मैदानी इलाकों में नदी बिल्कुल सांप के आकार चलती है, इसलिए उसको विसर्प आकार कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका, नदी अपने प्रवाह के क्रम में चापाकार झील का निर्माण धरातल के किस भाग में करती है? तो किस भाग में कहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। मैदानी भाग में ही नदियां चापाकार झील का निर्माण करती हैं, और चापाकार झील को गोखुर झील भी कहते हैं, इसे चाप झील भी कहते हैं। बनते कैसे हैं? मान ली नदी है, ये विसर्प आकार में जब नदियां बहती हैं तो नदियां ऐसे विसर्प आकार में बहती हैं। तो कभी कभी नदियां क्या होती है, तटबंध को तोड़ करके यहाँ से बहने लगती हैं और यहाँ पर ये पूरा जगह को छोड़ देती हैं। जब यहाँ पूरी जगह को छोड़ देती हैं तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो है झील का निर्माण हो जाता है, और इसी को हम चाप झील, चापाकार झील या फिर गोखुर झील कहते हैं। और नदी है आपका कौन सी? घाघरा नदी है, महानदी है, कोसी नदी है, जो ऐसे चापाकार झीलों का निर्माण अपने किनारे करती हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका मैदानी क्षेत्रों में चापाकार झील का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य कारक लोयस या लोयस निक्षेप के विस्तार के लिए उत्तरदायी होता है? ठीक है, तो ये होता है पवन। पवन द्वारा लोयस का मैदान बनता है। कैसे बनता है? मान लीजिए यहाँ बहुत अधिक धूल है और ये एक स्थान ये है,
जब हवाएं जब चलती हैं तो यहाँ से धूल उड़ करके और दूसरे स्थान पर जा करके जमा हो जाती है, और जब जमा हो जाएगा तो धूल भरे जो मैदान जमा हो के बनते हैं उसी को लोएस्ट मैदान कहते हैं, और सबसे बड़ा लोएस्ट मैदान चीन में है। तो इसका आंसर जो है आपका पवन द्वारा हो जाएगा। तो पवन द्वारा ही लोएस्ट मैदान का निर्माण होता है, ये बात आपको याद रखना है, और सबसे बड़ा लोएस्ट मैदान चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? ठीक है, तो वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, सबसे कम कौन सी गैस पाई जाती है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे अधिक गैस पाई जाती है कौन सी? इसका आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो ये इस तरह से आपका जो है अवरोही क्रम होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कुहारा या ओलावृष्टि वायुमंडल के किस मंडल में घटित होता है? तो ये क्षोभ मंडल में घटित होता है। तो मौसम की सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, इसीलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से आने वाला उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत मंडल में प्रवेश करते ही जलने लगता है? तो ये आपका है मध्यमंडल। मध्यमंडल में जैसे ही प्रवेश करता है वैसे ही जो है आपका उल्कापिंड जलने लगता है। इसे टूटता हुआ तारा के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका, बाह्य या बहिर्मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह पूछा गया है। पहला है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल या बाह्यमंडल के नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यही आपका सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ए। तो सबसे बाहरी जो मंडल होता है उसे हम बहिर्मंडल कहते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा कथन जो है सौर विकिरण और वायुमंडल के गर्म होने के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, तो वायुमंडल हमारा गर्म कैसे होता है इसको भी हम पहले आपको बताएंगे। नहीं, पहले हम देखते हैं इसमें कौन सा गलत पूछा गया है। पहला है आपका, सौर विकिरण धरातल पर लघु तरंगों के रूप में असमान मतलब रूप से पहुंचता है। तो याद रखना, सौर विकिरण सूर्य जो रोशनी होती है वो हमारे धरातल पर लघु तरंगों के माध्यम से पहुंचती है। बिल्कुल सही है। यहाँ असत्य पूछा गया है। धरातल सूर्य की विकिरण ऊर्जा को 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से प्राप्त करता है। बिल्कुल सही है। धरातल पर पहुंचने वाली सौर विकिरण की मात्रा वायुमंडल की पारगम्यता पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है। पारगम्यता का मतलब है अगर बादल होगा तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाएंगी, बादल रोक लेगा। ठीक है, और चौथा है, वायुमंडल सौर विकिरण से ऊपर से नीचे की ओर गर्म होता है। बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो वायुमंडल हमारा होता है ये सौर विकिरण के कारण जो है ऊपर से नीचे की ओर गर्म नहीं होता है, नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका कौन सा? डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम आपको बता देते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए आपका ये वायुमंडल है, ये आपका पृथ्वी है और ये आपका वायुमंडल है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आती हैं तो लघु तरंगों में आती हैं, और जब जाती है तो दीर्घ तरंगों में जाती हैं। ऐसे दीर्घ तरंगों में जाती हैं और तब हमारी पृथ्वी गर्म होती है। ठीक है, तो इसी को कहा गया है सौर विकिरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रयोग करते हैं बैरोमीटर का प्रयोग करके हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। याद रखना, जब बैरोमीटर धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता है तो इसका मतलब है लो प्रेशर बन रहा है, इससे वर्षा होने का संकेत होता है। जब बैरोमीटर अचानक नीचे गिर जाता है तो इससे तूफान आने का संकेत होता है, चक्रवात आने का संकेत होता है। और जब बैरोमीटर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है तो इससे मौसम साफ होने का संकेत होता है। ये भी याद रखना। तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी पर वायु दाब के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा इसमें सही नहीं है ये पूछा गया है। पहला है, विषुवत वृत्त के आसपास के क्षेत्र को विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण जो है अक्षांश को उपोष्ण निम्न वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट वायुदाब अधिक पाया जाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि वह बर्फ होती है। समुद्र तल पर सबसे अधिक वायुदाब पाया जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी गलत हो जाएगा। अब यहाँ गौर करना, जैसे वायुदाब कहाँ पाया जाता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे आप वाली आपकी पृथ्वी है तो पृथ्वी पर ये आपका विषुवत रेखा है 0 डिग्री और 0 डिग्री 5 डिग्री और 5 डिग्री ये हो गया। यहाँ पर लो प्रेशर होता है। तो पहला ऑप्शन ये होता।
जो उच्च वायुदाब बनता है वो 30 से 35 के बीच में बनता है। यहाँ भी 30 से 35 और यहाँ भी 30 से 35 के बीच में बनता है। यहाँ पर उपोष्ण उच्च वायुदाब बनता है। तो जो गलत हो गया वो आपका, वो 30 से 30 पूछा गया, नहीं वो 30 से 35 होता है। तो आपका ये आंसर सही होगा। इस तरह से बनता है, वायुदाब बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ध्रुवीय पवन के संबंध में दिए गए कथनों में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ध्रुवीय पवन होती है वो कहाँ चलती है, पहले हम इसको आपको बता देते हैं। तो ध्रुवीय जो पवन होती है ये हमारे पृथ्वी है और ये आपका पोल है, और ये आपका पोल है। तो पोल से ध्रुवीय पवन ऐसे चलती है, यहाँ से ऐसे ध्रुवीय पवन चलती है। इसी के बारे में बताया गया, क्योंकि वो ध्रुव से चलती है। लिखा है पहला ऑप्शन है, यह पवन अत्यंत ठंडी और भारी होती है। बिल्कुल सही, क्योंकि बर्फ होता है तो वहाँ पे ठंडी और भारी होती है। यह उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। बिल्कुल सही है। अगला है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति में इस पवन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क और मकर रेखा के बीच में आते हैं और ये पवनें वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। ध्रुवीय पवन से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका आंसर वही होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौसम के अनुसार अपनी दिशा को बदलने वाली मानसूनी पवन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो याद रखना, जो मानसूनी पवनें होती हैं वो मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती है। जैसे आप इस दो मैप को पहले यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, एक आप देखिए उत्तर पूर्वी मानसून है, एक आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है। तो दिशा मौसम के अनुसार दिशा क्या हो जाता है, ये बदल लेती है अपनी दिशा। ये बात याद रखना। ठीक है, अब यहाँ देखना है, लिखा है यह पवन मुख्य रूप से भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में बहती हैं। तो भारत में तो बहती है लेकिन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ असत्य पूछा गया है। ठीक है, शीतकालीन मानसून में वायु का तीव्र बहाव होता है जिससे पवन दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है, नहीं उत्तर पूर्व दिशा से चलती है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने दिशा देखा होगा, दोनों की दिशा अलग अलग है। नेक्स्ट आपका, वायुमंडल महासागरों और महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। जैसे जो जल होता है वो वायुमंडल में भी हो, फिर वहाँ से सागर में पहुँच जाए, सागर से महाद्वीपों पहुँच जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण और संघनन। तो वाष्पीकरण कहाँ होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये है, आपका सागर है और ये आपका महाद्वीप है। ठीक है, और ये आपका वायुमंडल है, ये हो गया आपका महाद्वीप। ठीक है, तो पहले जब सूर्य रोशनी सागर पे पड़ती है तो यहाँ से वाष्पीकरण होगा। तो वाष्पीकरण होकर पहले बादल बनता है। ठीक है, तो बादलों का निर्माण होगा, तो वाष्पीकरण की क्रिया हो गई। इसके बाद यही बादल जब आके महाद्वीपों से टकराते हैं तो वर्षा करते हैं, और वर्षा करने की क्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है, तो संघनन हो गया और फिर यही पानी बहते हुए सागर में पहुंच जाता है। तो ये साइकिल चलता रहता है, इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा जो है बी, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, संवहनीय वर्षा के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और उसमें सत्य कथन की पहचान कीजिए। संवहनीय वर्षा कैसे होती है अभी बता देता हूं मैं आपको। तो संवहनीय वर्षा होती कहाँ पर है, विषुवत रेखा क्षेत्र में होती है। तो लिखा है पहला, यहाँ यह वर्षा प्राय विषुवतीय क्षेत्र में विशेषकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में होती है। बिल्कुल सही है। इसमें मूसलाधार वर्षा होती है जो कम समय में के लिए होती है। बिल्कुल सही है। यह वर्षा कपासी मेघों द्वारा होती है। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। तो याद रखना संवहनीय वर्षा होती कैसे है ये भी आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप पहले देख लीजिएगा, मान लीजिए ये आपका धरातल है, सी लेवल है सागर का। जब यहाँ से वाष्पीकरण होता है, सूर्य रोशनी पड़ती है, तो वाष्पीकरण होकर के ऊपर बादल बनते हैं, कपासी बादल बनते हैं, और फिर वहीं जिस स्थान में बादल बनते हैं वहीं पर वर्षा जब हो जाती है तो उसे कहते हैं हम संवहनीय वर्षा कहा जाता है। और संवहनीय वर्षा एक वर्षा का प्रकार है। इसके अलावा पर्वतीय और चक्रवातीय वर्षा भी होती है। 3 प्रकार की वर्षा होती है। इसका वीडियो हमारे जो है आपका प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। वर्षा के प्रकार आप सर्च करेंगे तो पहला वीडियो मेरा ही आएगा, तो आप सर्च करके देख सकते हैं कि जो है वर्षा कैसे 3 प्रकार की होती है। तो वर्षा 3 प्रकार की होती है, बिल्कुल वहाँ पर विस्तार से बताया भी गया है। ठीक है, तो याद रखना, यह वर्षा विषुवत रेखा के क्षेत्र में होती है और बहुत कम समय में अधिक वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, महासागरों में उत्पन्न प्रलयकाली तरंगों सुनामी के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही नहीं है उसकी पहचान करना, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है आपका, सुनामी एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे। बिल्कुल गलत हो जाएगा। सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है।
ये तरंगे भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन से महासागरों में उत्पन्न होती हैं, बिल्कुल सही है। तो याद रखना, महासागरों में जो सुनामी आती है वो भूकंप की वजह से भी हो सकता है, ज्वालामुखी की वजह से और भूस्खलन की वजह से ये उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे समुद्री तटीय क्षेत्रों के लिए विनाशकारी होती हैं, बिल्कुल सही है, आके विनाश करती हैं बहुत ज़्यादा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा केवल एक, क्योंकि यहाँ असत्य पूछा गया नहीं पूछा गया है। तो ये अरबी भाषा का नहीं, ये जापानी भाषा का शब्द है सुनामी, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, उपोष्ण कटिबंध के प्रति चक्रवातीय क्षेत्रों के पश्चिमी किनारों पर संसार के प्रमुख जो है मछली या मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। इन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी जलधाराएं एक जगह आकर के मिलती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक। तो याद रखना, जो ठंडी और गर्म जलधाराएं होती जब एक जगह पे मिलती हैं तो उससे जो है कुहरे का विकास होता है, तो वहाँ प्लैंक्टन नामक पौधा उत्पन्न होता है और उसको मछलियाँ खाती हैं। इसीलिए उन क्षेत्रों में मछली उत्पादन के क्षेत्र अधिक होते हैं, वहाँ मछली आधा पकड़ी जाती है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका एक। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। पहला है आपका, नौ संचालन में ज्वार भाटा का महत्वपूर्ण योगदान होता है, बिल्कुल सही है। तो जब ज्वार भाटा आता है तो उससे नाव जो है आने और ले जाने में फ़ायदा होता है। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे यहाँ पर आपका एक हमारे यहाँ एक बंदरगाह है गुजरात में, कांडला बंदरगाह यहाँ पे है। ठीक है, अब कांडला बंदरगाह क्या होता है, जब ज्वार आता है तो ज्वार का पानी जब अंदर प्रवेश करता है तो उसी के सहारे सारे जहाज अंदर की ओर चले जाते हैं, और 6 घंटे बाद जब भाटा आता है तो भाटे का पानी बाहर की ओर जाता है, तो ऐसे में सारे जहाज जो है खाड़ी से बाहर आ जाते हैं और फिर दूसरे देशों को चले जाते हैं। ठीक है, तो ज्वार से पानी अंदर जाता है तो नाव चले जाते हैं। तो याद रखना, नौ संचालन में ज्वार भाटे का महत्वपूर्ण योगदान होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, ज्वार भाटा जो है तलछटों की डिसलेशन में सहायता करते हैं, बिल्कुल सही है। ज्वार भाटे का समुद्री तट क्या होते हैं, स्वच्छ होते जाते हैं बार बार, और ज्वारीय तरंगों से विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों सही है। नेक्स्ट आपका, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा इसमें सही नहीं है इसके बारे में बताना है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये विषुवत रेखा में पाए जाते हैं। ये बात याद रखना, विषुवत रेखा के पास ये पाए जाते हैं। याद रखना, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी विषुवत रेखा है और 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में ही ये जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और यहाँ पर 30 डिग्री से अधिक तापमान होता है, इसीलिए यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला ऑप्शन है आपका जो है, यह वन उष्णकटिबंधीय और भूमध्य रेखा के जो है पास पाए जाते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं, बिल्कुल सही है। तो याद रखना, ब्राजील में जो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं वो अमेजन वन है, और अमेजन वन को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। ये बात याद रखना, क्योंकि पूरे विश्व में 100% ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, उसमें 20% ऑक्सीजन का उत्पादन अकेले जो है सदाबहार वन अमेजन वन करता है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, ये अमेजन वन में पाया जाता है। यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ वर्ष में एक बार पूरी तरह झड़ जाती हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। पत्ती यहाँ कभी नहीं गिरती है, इसलिए तो उसको सदाबहार वन कहते हैं। तो चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के संबंध में दिया गया कौन सा कथन सही है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वो वन होते हैं, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ठीक है। और सबसे अधिक आर्थिक महत्व इन्हीं वनों का होता है, और ये वन जो है अपने साल में एक बार पत्ती गिरा देते हैं। ठीक है। तो इनके संबंध में अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन है, यह वन भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। इस वन में वृक्ष जल संचय करते हैं और अपनी पत्तियाँ कभी नहीं गिराते हैं, पत्ती गिरा देते हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, तो 2 नंबर गलत हो जाएगा और 1 नंबर सही हो जाएगा। पत्ती गिरा देते हैं तभी तो इन्हें पतझड़ वन कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें जो है बी आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ए आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल एक सही होगा और बी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन से वन मध्य अक्षांशों के तटीय प्रदेशों में महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। तो किसी भी महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर मध्य अक्षांशों में उपोष्ण जो है वो शीतोष्ण जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका
बी। और मध्य अक्षांश किसे कहते हैं? तो मान लो ये पृथ्वी है, तो विषुवत रेखा के पास जो अक्षांश होता है उसे निम्न अक्षांश कहते हैं, और जो पोल के पास अक्षांश होता है उसे उच्च अक्षांश कहते हैं, और जो ये बीच वाला अक्षांश होता है इसे हम मध्य अक्षांश कहते हैं। तो मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित विशेषताएं किस वन से संबंधित हैं? इनमें 4 विशेषताएं दी गई हैं और ये किस प्रकार के वन से संबंधित हैं ये हमें जानना है। ठीक है। पहला है गर्म शुष्क ग्रीष्म और वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु होती है। मतलब ऐसा कौन सा जलवायु है जहाँ पर शीतकाल में वर्षा होती है और जो है ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती है? पहला है। दूसरा, वृक्षों की मोटी छाल और पत्तियों का जो है वाष्पोत्सर्जन को रोकता है। बिल्कुल सही है। विश्व के फलोद्यान के नाम से प्रसिद्ध प्रदेश है। अंगूर और जैतून जैसे फलों का उत्पादन होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, भूमध्यसागरीय जलवायु। तो भूमध्यसागरीय जलवायु में ये चारों विशेषताएं पाई जाती हैं और याद रखना इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। तो भूमध्यसागर में ठंडी में वर्षा होती है, शीत ऋतु में वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है। यहाँ पर मोटी छाल वाले पेड़ पाए जाते हैं और यहाँ जो है फलों का खेती ज़्यादा होती है और अंगूर और जैतून की फसल यहाँ ज़्यादा होती है। मतलब कि सिट्रिक फलों की खेती ज़्यादा होती है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 1। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा कथन शंकुधारी वन के संबंध में सही है? तो शंकुधारी वन इस तरह के होते हैं, इस तरह के शंकुधारी वन होते हैं ऐसे। तो जब बर्फ गिरती है तो बर्फ इसी शंकुधारी वन के सारे नीचे गिर जाती है, पेड़ों पर नहीं रुक पाती है। तो शंकुधारी वनों के संदर्भ में पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला है, शंकुधारी वन जो है 40 से 50 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में पाए जाते हैं। बिल्कुल गलत हो जाएगा। शंकुधारी वन अधिकांशतः उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, न कि दोनों गोलार्ध में पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा है, यह वन अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ लंबे नरम जो है काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। इनकी लकड़ियाँ बहुत नरम होती हैं जिससे कागज बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है बी और सी दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेजन नदी बेसिन वर्षा वन प्रदेश में पाई जाती है? तो अमेजन नदी बेसिन को आप इस पहले मैप पे देख सकते हैं। अमेजन नदी बेसिन जो है आपका कहाँ पर है? तो यह है आपका ब्राजील में है। ठीक है। उत्तरी मतलब दक्षिण अमेरिका में है। क्या विशेषता है इसकी? विशेषताओं के बारे में हमें देखना है। तो पहली जो विशेषता है, पहले लिखा है भूमध्य रेखीय प्रदेश में नदी बेसिन का विस्तार है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल विषुवत रेखा पर है। वर्ष भर गर्म और नम जलवायु रहती है। बिल्कुल सही है। प्रतिदिन वर्षा होती है। बिल्कुल सही है। यहाँ सामान्य वर्षा होती है और शरीर में चिपचिपाहट होता है हमेशा, क्योंकि आर्द्रता यहाँ ज़्यादा होती है। क्योंकि वर्षा होगी तो आर्द्रता ज़्यादा होगी। तो चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सभी हो जाएगा। अब आजकल इसी तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखने और समझने की जरूरत है। और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस ही बनाए गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मान लो पृथ्वी है और ये आपका विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा या मकर रेखा है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उष्णकटिबंध होता है और यहीं पर घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है। उन घास मैदानों को कहते हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहते हैं। तो लिखा है पहला ऑप्शन क्या कहता है? यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल सही है। यहाँ बहुत कम ऊंचाई की घास पाई जाती है जो 1 से 2 मीटर तक ऊंची होती है। नहीं, यहाँ पे घास ज़्यादा जो है और उससे भी नीचे पाई जाती है और कम ऊंचाई पाई जाती है। ठीक है। 1 से 2 मीटर नहीं, मुश्किल से 1 मीटर तक घास पाई जाती है। तो इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सही पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। ठीक है। नेक्स्ट आपका, समुद्री जल मार्ग प्रायः पत्तनों से जुड़े होते हैं। पत्तन मतलब बंदरगाहों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तनों को सही सुमेलित कीजिए। ऐसे कौन कौन से ऐसे पत्तन हैं जो मतलब बंदरगाह हैं जो किसी देश में स्थित हैं? ठीक है। पहला है आपका रियो डी जेनेरियो, ये ब्राजील में है। बिल्कुल सही है। डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। बिल्कुल सही है। मनीला इंडोनेशिया में, गलत हो जाएगा। मनीला फिलीपींस में है, ना कि इंडोनेशिया में है। तो तीसरा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यूरोप महाद्वीप को निम्न में से कौन सी भू आकृति संरचना एशिया से अलग करती है? मतलब एशिया और यूरोप में कौन सा एक अंतर है, ये पूछा गया है। ठीक है। तो पहला है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो है क्या करता है, वो एशिया को और यूरोप को अलग कर देता है। काकेशस पर्वत ये भी अलग कर देता है। काकेशस पर्वत कहाँ है? रूस में है। और ये भी यूरोप को और एशिया को अलग करता है।
कैस्पियन सागर ये भी अलग कर देता है, ठीक है। और भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर से कोई मतलब ही नहीं है, तो याद रखना यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काकेशस पर्वत द्वारा ही जो है ये आपका यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों अलग होते हैं। आप इस मैप पे भी देख सकते हैं, ठीक है। आप तीनों के लोकेशन देख सकते हैं, कैसे यूराल पर्वत दिख रहा है, आपका काकेशस पर्वत दिखाया गया है और आपका कैस्पियन सागर दिखाया। यही तीन ऐसे स्थान हैं जिनके द्वारा यूरोप और एशिया अलग होते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका आंसर इसमें? सी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? तो स्कैंडिनेवियन देश किसे कहते हैं? जो है ये इनमें 5 देश आते हैं, तो इस स्कैंडिनेवियन देश में कौन नहीं है ये पूछा गया है। तो इसमें याद रखना, इसमें फिनलैंड नहीं है, तो इसमें डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन है, लेकिन फिनलैंड इसमें शामिल नहीं है। इस स्कैंडिनेवियन पर्वत पाया जाता है, पर्वत इन देशों में फैला हुआ है, स्वीडन में, नॉर्वे में और डेनमार्क में, लेकिन फिनलैंड में पर्वत नहीं फैला है, इसलिए उसको हम जो इस स्कैंडिनेवियन देश के नाम से नहीं जानते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? तो बाल्कन कहाँ पे है? ये आपका पूर्वी यूरोप का ये बाल्कन, आप देख सकते हैं, ये बाल्कन देश इन्हें कहते हैं। और बाल्कन देश में कौन सा देश शामिल नहीं है ये पूछा गया है। तो ऑस्ट्रिया शामिल नहीं है, बाकी सारे देश बाल्कन देश में शामिल हैं, बुल्गारिया, स्लोवेनिया और रोमानिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका, यूरोप के उत्तरी मैदान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यूरोप का जो उत्तरी मैदान है उसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है आपका, यह मैदान पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में सकरा है। बिल्कुल गलत हो जाएगा, पूर्व में चौड़ा है, पश्चिम में सकरा है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन जो है यहाँ भी दिया गया है और यहाँ भी है, ये दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है आपका, इस मैदान में बड़ी बड़ी नौ संचालन योग्य नदियाँ बहती हैं, ये बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन का अभाव पाया जाता है, ये भी बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, जीवाश्म पाया जाता है वहाँ। इस भाग में अवस्थित राइन नदी अपनी दरार घाटी मतलब भ्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखना 2 और 4 सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? 2 और 4 अर्थात बी हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना, राइन नदी को जो है ये कैसे बहती है? ये भ्रंश घाटी में बहती है, ये जर्मनी में और नीदरलैंड में बहते हुए ये नदी बढ़ती है। तो आप इस मैप पे देख सकते हैं, राइन नदी को बहते हुए भी यहाँ पर मैप पे दिखा दिया है मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। पहला है आपका जो है, माउंट ब्लॉक आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है। आल्प्स पर्वत कहाँ है? यूरोप पे है। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एल्ब्रुस है, जो काकेशस श्रेणी में स्थित है, बिल्कुल सही है, रूस में है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला का विस्तार एशिया में भी पाया जाता है, तो एशिया में भी पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। एशिया में इसका विस्तार कहाँ तक है? तो इसका विस्तार ईरान तक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़े में वर्षा होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जाड़े में यहाँ पछुआ पवनें चलती हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो भूमध्य सागरीय जो प्रदेश होता है वहाँ पर ठंडी में वर्षा होती है, गर्मी में वर्षा नहीं होती। इसके पहले ऊपर वाले क्वेश्चन मैंने एक पे आपको बता भी दिया था। नेक्स्ट आपका, यूरोप के किस क्षेत्र में कुछ समय के लिए मध्यरात्रि में सूर्य चमकता है, ठीक है। तो कहाँ पर? याद रखना, वो आर्कटिक वृत्त के उत्तर में। तो आर्कटिक वृत्त के उत्तर में जो है, याद रखना, वहाँ पे मध्य रात्रि में एक बार सूरज जरूर दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे जो है पृथ्वी घूर्णन करती है, तो वो क्षेत्र हमेशा सूर्य के सामने होता है, इसीलिए वहाँ पर रात में भी एक बार सूरज दिखाई देता है। इसलिए नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। तो आर्कटिक प्रदेश के उत्तर वाले क्षेत्र में सूरज दिखाई देता है, ठीक है, मध्य रात्रि में एक बार हल्का सा दिखाई देता है वहाँ पे। नेक्स्ट आपका, यूरोप महाद्वीप में पाई जाने वाली वनस्पतियों का कौन सा अनुक्रम उत्तर से दक्षिण दिशा में सही है? तो आपका यूरोप महाद्वीप में अगर देखा जाए, सबसे उत्तर में कौन सा, नॉर्थ में, और सबसे साउथ में कौन सा जलवायु पाई जाती है? तो सबसे नॉर्थ में कौन जलवायु पाई जाएगी? तो पहला है आपका टुंड्रा, सबसे ऊपर टुंड्रा पाया जाएगा यहाँ पर नंबर 1 पर, फिर टैगा वन पाए जाएंगे, और फिर मिश्रित वन पाए जाएंगे, तीनों। तो इस तरह से पाए जाएंगे। तो इसका जो है उत्तर से दक्षिण क्रम इस प्रकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की जो है पहचान कीजिए। यूरोप में नदियों और नहरों को परिवहन के माध्यम के रूप में महत्व
दिया गया है, बिल्कुल सही है। तो यूरोप में नदियों और नहरों में खूब सारे परिवहन चलते हैं। राइन यूरोप का सबसे अधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइन नदी अभी मैंने आपको मैप पे भी दिखाया था, जर्मनी में है और यहाँ से बहुत अधिक जो है जहाज़ों को ले जाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कील नहर निम्नलिखित में से किन सागरों को आपस में जोड़ती है? ठीक है, जो कील नहर है वो किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कौन? कील नहर। और कील नहर कहाँ है? जर्मनी में है। आप इस मैप पे देख सकते हैं, कील नहर जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ते हुए इसमें यहाँ पर दिखा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें कौन सा ऐसा है जो सुमेलित है? ठीक है, पहला है आपका पूर्वी यूरोप का मैदान वोल्गा नदी द्वारा निर्मित है, बिल्कुल सही है। तो वोल्गा नदी ये रूस में बहती है और ये पूर्वी रूस का निर्माण करती है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी साइबेरिया का जो मैदान है वो ओब और एनेसी नदी द्वारा निर्मित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो पश्चिमी साइबेरिया में ओब और एनेसी नदियाँ बहती हैं। ठीक है, और मध्य साइबेरिया का पठार जो है इटिसी नदी द्वारा है निर्मित है, तो ये गलत हो जाएगा। इटिसी नहीं नदी वहाँ पर एनेसी नदी ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रूस में पाई जाने वाली वनस्पतियों का कौन सा क्रम उत्तर से दक्षिण की दिशा में सही है? तो मान लो ये नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। ठीक है, तो सबसे जो है अगर देखा जाए सबसे ऊपर कौन सा वन पाया जाता है? सबसे पहले पाया जाता है टुंड्रा वन, आपका ये वाला नंबर 1 हो गया टुंड्रा वन। टुंड्रा वन के बाद पाया जाता है टैगा वन, नंबर 2 हो गया आपका टैगा वन। इसके बाद कौन सा वन पाया जाता है? इसके बाद पाया जाता है मिश्रित वन, यहाँ मिश्रित वनस्पति पाई जाती है, नंबर 4। और फिर पाया जाता है आपका स्टेपी घास का मैदान, तो 3 नंबर यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह के क्रम आपको उत्तर से दक्षिण है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1। ठीक है, आपका 1, 2, 4 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा और हमारे टेलीग्राम पे सारा PDF भी आपको लगातार मिलता रहेगा। नेक्स्ट है आपका ग्रीनलैंड निम्नलिखित देशों में से किस देश का भाग है? तो याद रखना, ग्रीनलैंड के बारे में बता देता हूँ आपको, इस मैप के माध्यम से भी समझा देता हूँ। ग्रीनलैंड जो है याद रखना ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है भौगोलिक रूप से, लेकिन राजनीतिक रूप से ये यूरोप का हिस्सा है और ये इस पर डेनमार्क का अधिकार है। तो डेनमार्क का अधिकार ग्रीनलैंड पर है और ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी आपको याद रखना है। और याद रखना इस पर डेनमार्क का अधिकार है, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये जो है आपका यूरोप का हिस्सा है, इस पर डेनमार्क का अधिकार है। इसको अच्छे से इस मैप के माध्यम से भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सी झील जो है झीलें ग्रेट लेक के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ग्रेट लेक के अंतर्गत 5 झीलें शामिल हैं। ठीक है, तो 5 झीलों में इसमें कौन सा झील शामिल नहीं है, मतलब ये पूछा गया है। तो इसमें कौन सी झील शामिल नहीं है? आपका ग्रेट बियर झील शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो याद रखना सुपीरियर जो झील है, हुरोन झील है, मिशिगन झील है, ये तीनों ग्रेट लेक का हिस्सा है। तो याद रखना ग्रेट लेक में टोटल 5 झीलें हैं। इस मैप पे आप यहाँ देख सकते हैं 5 झीलों को दिखाया गया है। और ग्रेट बियर झील कहाँ है? ये आपका कनाडा में है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला अथवा पर्वत उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है? ऐसा कौन सा पर्वत है जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ये पूछा गया है। तो रॉकी पर्वत बिल्कुल सही है, सियरा नवेदा बिल्कुल सही है, तटीय श्रेणी बिल्कुल सही है, अपलेशियन पर्वत बिल्कुल सही है। तो चारों हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ये कहाँ पर है मैं आपको बता देता हूँ, मैप के थ्रू बता देता हूँ। ठीक है, ये आपका उत्तरी अमेरिका का मैप है। यहाँ पर आल्पस पर्वत है, ये आपका आल्पस पर्वत हो गया, ये वाला सियरा नवेदा पर्वत यहाँ है, रॉकी पर्वत यहाँ है और तटीय पर्वत श्रेणी यहाँ है। ठीक है, तो सबको यहाँ पे है, सब याद रखना। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका उत्तरी अमेरिका के खनिज के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है। ठीक है, सुपीरियर झील के क्षेत्र में उच्च मतलब उत्तम कोट के लौह अयस्क उत्पादन होते हैं, बिल्कुल सही है। तो सुपीरियर झील कहाँ पर है? ये अमेरिका में है और ग्रेट लेक का हिस्सा है। इसके आसपास लोहे का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही है। सोना मुक्तया ओंटेरियो USA से निकाला जाता है, ये भी बिल्कुल सही है।
संसार के शीशे और जस्ते के बड़े निक्षेप ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में पाए जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। याद रखना, कनाडा को ब्रिटिश कोलंबिया भी कहते हैं, ये भी याद रखना। इसका नाम ब्रिटिश कोलंबिया भी है, तो भूलना मत, ठीक है। नेक्स्ट आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका के भूभाग में विविधता पाई जाती है, जिसमें पूर्वी उच्च भूमि को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसके पूर्वी उच्च भूमि को हम कहते हैं अपलेशियन पर्वत कहते हैं। अभी मैंने आपको मैप के माध्यम से समझाया था। ये मान लीजिए आपका उत्तरी अमेरिका का मैप है, तो आप यहाँ पे जो याद रखना अपलेशियन पर्वत है। आप इस मैप पे भी देख सकते हैं अपलेशियन पर्वत को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के तट के निकट ग्रेट बैंक या ग्रांड बैंक किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि न्यू फाउंडलैंड के पास ठंडी और गर्म जलधाराएं लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम मिलती हैं, तो वहाँ पे कोयले का विकास होता है, इसलिए वहाँ मछली उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, किसकी सस्ती उपलब्धता के कारण कनाडा एल्यूमिनियम का उत्पादन निर्यात के लिए करता है, ठीक है। तो यह किसके लिए होता है? तो याद रखना ये आपका जल विद्युत यहाँ बहुत सस्ता है, इसीलिए एल्यूमिनियम उत्पादन यहाँ पे बहुत ज़्यादा निर्यात होता है, ठीक है। और याद रखना एल्यूमिनियम के लिए विद्युत की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आपका, पर्यावरण किससे बनता है? तो जो हमारा पर्यावरण होता है वो जैविक घटकों से, अजैविक घटकों से और भू आकृतिक घटकों तीनों से बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पर्यावरण शक्तियों और प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो है याद रखना ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के अजैव घटकों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? अजैव घटक मतलब हो गया जो निर्जीव हैं, तो मृदा, वायुमंडल में विद्यमान रासायनिक पदार्थ और जलवायु के तत्व, ये सब निर्जीव हैं। ये तीनों हैं, लेकिन उपभोक्ता निर्जीव नहीं है, इसमें सजीव आते हैं, ठीक है। शाकाहारी मांसाहारी जीव आते हैं, तो 4 नंबर नहीं होगा, तो 1 2 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। जहां मैप की आवश्यकता थी मैंने वहां मैप भी दे दिया है। फिर भी कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और चैनल को जरूर लाइक करिएगा वीडियो को, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।